नमस्कार दोस्तों, वीएसएम बोर्ड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के सॉलिड स्टेट में अपने प्रीवियस लेक्चर से आगे यानी सेकंड लेक्चर में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो हमारा लेक्चर है वो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड में हमारे रसायन विज्ञान के जो सब्जेक्ट है उसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ ठोस अवस्था जो चैप्टर है, इस चैप्टर का वेटेज हमारा 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो हम अपने प्रश्नों से दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस में धनायन अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अंतराकाशी स्थल क्या होते हैं। जैसे अगर हम कोई क्रिस्टलीय जालक लें तो उस क्रिस्टलीय जालक में क्या होगा कि अवयवी कण एक नियमित या रेगुलर पैटर्न जो है उस पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। अब ये जो अवयवी कण एक नियमित पैटर्न या रेगुलर स्ट्रक्चर में जब अरेंज होंगे तो रेगुलर स्ट्रक्चर में अरेंज होने पर हमारे पास में एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण हो जाता है। क्या बन गया? ये क्रिस्टलीय जालक हमारा बन जाता है। अब यहाँ ये क्रिस्टलीय जालकों के बीच में जो खाली जगह बची हुई है, इस खाली जगह को हम अंतराकाशी स्थल या रिक्तिका कह देते हैं। क्या कहेंगे इसे? इंटरस्टिशियल वॉइड या अंतराकाशी स्थल कह देते हैं। अब इस अंतराकाशी स्थल में अगर कोई छोटे आकार का आयन, जैसे धनायन, जनरली हम जानते हैं धनायन की त्रिज्या जो है वो ऋणायन की त्रिज्या की बजाय कम होती है, तो छोटे आकार का धनायन जब अंतराकाशी स्थलों में आकर फिट हो जाता है तो किस प्रकार का दोष यहाँ पर हमारे जालकों में उत्पन्न होगा, यही हमसे प्रश्न पूछा हुआ है। क्या यह रिक्तिका दोष होगा, या यह फ्रेंकल दोष है, या यह शॉटकी दोष है, या फिर यह धातु न्यूनता दोष है। तो हम कहेंगे यह हमारे आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाला फ्रेंकल प्रकार का दोष हो जाएगा। देखो, शॉटकी और फ्रेंकल ये दोनों जो दोष हैं वो हमारे आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, जिनमें धातु धनायन और अधातु ऋणायन उपस्थित होता है। अब शॉटकी अगर हम नाम से ही देखें तो शॉटकी का नाम जैसे हम याद रख सकते हैं कि भाई शॉर्ट हो जाते हैं, आयंस क्या हो जाते हैं? शॉर्ट, यानी कम हो जाते हैं। तो जब आयन अपने जालक स्थल को छोड़कर क्रिस्टलीय जालक से बाहर चले जाएं तो जितने धनायन बाहर जाएंगे उदासीनता बनाए रखने के लिए उसी अनुपात में ऋणायन भी बाहर चले जाते हैं, तो इनकी जगह क्या आ जाएगी? खाली जगह या वॉइड डेवलप हो जाते हैं। इस प्रकार के दोष को हम कहेंगे शॉटकी दोष। लेकिन अगर छोटे आकार का आयन आयनों के मध्य में पाई जाने वाली वेकेंट स्पेस में खाली जगह में चला जाता है तो इस प्रकार के दोष को हम अंतराकाशीय दोष कह देते हैं या फ्रेंकल दोष कह देते हैं। दैट ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखें, निम्न में से कौन अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। तो आपसे पूछा हुआ है कि भाई कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्रिस्टलीय ठोसों के लिए नहीं है। तो देखो, हमने पढ़ा है कि ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे होंगे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे हमारे होते हैं अमॉर्फस, या इनको हम कहें अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम क्रिस्टलीय ठोसों को अक्रिस्टलीय ठोसों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? तो हम कहेंगे नंबर एक, क्रिस्टलीय ठोस जो हैं उनमें अवयवी कणों का नियमित व्यवस्था या रेगुलर पैटर्न पाया जाता है। नंबर दो, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका गलनांक एक निश्चित बिंदु होता है, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यह ठोस है और उससे अधिक टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर इनका हम कूलिंग कर्व या शीतलन वक्र देखें तो इनका शीतलन वक्र असतत या डिसकंटिन्यूअस होता है। दैट मीन्स हम सॉलिड अवस्था को लिक्विड अवस्था से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चौथा, अगर क्रिस्टलीय ठोसों के लिए देखें तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषम दैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी एनाइसोट्रॉपिज्म दर्शाते हैं। अब ये विषम दैशिकता क्या होती है? तो हम कहेंगे कि अगर ठोसों को हम अलग अलग दिशाओं से उनके क्रिस्टलीय गुणों को मापें, जैसे हमने क्रिस्टलीय ठोस में दिशा ए, दिशा बी और दिशा सी से उसके अलग अलग भौतिक गुणों को मेजर करें, तो भौतिक गुणों को मापने पर गुणों के अलग अलग मान अलग अलग दिशाओं में प्राप्त होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के इस गुण को हम विषम दैशिकता कह देते हैं और ये सारे के सारे गुण जो है वो क्रिस्टलीय ठोसों में हमारे पाए जाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों का कौन सा अभिलक्षण
नहीं है, यानी हमसे प्रश्न पूछा हुआ है कि वह प्रॉपर्टी जो क्रिस्टलीय ठोसों में नहीं पाई जाती। तो समदैशिक प्रकृति हम कहेंगे यह अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण है, यह क्रिस्टलीय ठोसों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी क्रिस्टलीय ठोस जो है वो वास्तविक ठोस होते हैं, उनमें निश्चित एवं अभिलाक्षणिक संलग्न ऊष्मा पाई जाती है और संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों का एक रेगुलर पैटर्न पाया जाता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा कथन अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में सही नहीं है। हमसे पूछा हुआ है अक्रिस्टलीय ठोस या अमोर्फस सॉलिड्स के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमने क्रिस्टलीय ठोसों के लिए पढ़ा उसका वाइस वर्सा यहाँ पर हम चेक करेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के नहीं होते। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है उनके लिए सही क्या नहीं है, ये विषमदैशिक ना होकर के क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। यानी किसी भी दिशा में आप जाइए सभी भौतिक गुणों के मान आपको आइडेंटिकल प्राप्त हो जाएंगे। लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टलीय बन सकते हैं नहीं, अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए बिल्कुल गलत है। अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके सांचे में बदला जा सकता है नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल है। और गर्म करने से किसी निश्चित ताप पर क्रिस्टलीय बन सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। यह हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिज्म या समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, आपसे पूछा हुआ है अक्रिस्टलीय यानी अमोर्फस सॉलिड कौन सा है। ग्रेफाइट हम बात करें तो देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है। और अब ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, कौन सा ठोस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए एलम, एलम हमारे क्या होते हैं, एलम जो है हमारे सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं। जैसे पोटाश एलम जिसको अपन फिटकरी कहते हैं, ऐसे ही क्रोमियम का एलम यानी क्रोम एलम हमारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सॉल्ट हमारे होते हैं। और सॉल्ट है इसका मतलब इसमें धनायन और ऋणायन यानी विपरीत आवेशित आयन पाए जाएंगे और विपरीत आवेशित आयनों के कारण कौन सा हो जाएगा, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। वहीं क्वार्ट्ज कांच, देखिए कांच की अगर अपन बात करें तो कांच हमारा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच क्या है आपका, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इन अक्रिस्टलीय ठोसों को ही हम अतिशीतित द्रव क्या कह देते हैं, अतिशीतित द्रव या सुपर कोल्ड लिक्विड कह देते हैं। और साथ ही इन्हें हम स्यूडो सॉलिड या आभासी ठोस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्यूडो सॉलिड या आभासी ठोस भी कह सकते हैं। तो चाहे आप क्रिस्टलीय ठोस कहो, चाहे अतिशीतित द्रव कहो, चाहे स्यूडो सॉलिड कहो, तीनों एक ही बात होती है। वहीं सिलिकॉन कार्बाइड या इसको आप कार्बोरेंडम भी कह देते हैं, क्या कहेंगे इसे, कार्बोरेंडम। यह सिलिकॉन और कार्बाइड का बना हुआ एक सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड हमारा होता है। तो निम्न में से सारे के सारे देखिए, ये हमारा अपर रूप यानी सहसंयोजक ठोस है, ये हमारा आयनिक ठोस है, ये भी हमारा सहसंयोजक ठोस है। तो ये तीनों तो हो गए हमारे क्रिस्टलीय ठोस। और क्वार्ट्ज कांच जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है। सहसंयोजक क्रिस्टल की क्या पहचान, कि यहाँ पर अवयवी कण परमाणु होंगे, उन परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के कुचालक यानी इंसुलेटर होते हैं। इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और चौथा, इनका गलनांक कंपैरेटिवली उच्च होता है, हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक केवल एक ही प्रकार का सहसंयोजक ठोस होता है जो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ये सहसंयोजक ठोसों में एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो है वो सहसंयोजक होते हुए भी कैसा है, विद्युत का सुचालक होता है। तो निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, हम कहेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। यह
जिसको अपन SiC से रिप्रेजेंट करेंगे, SiC का होल n, यह जो है हमारा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड या इसको अपन कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, हमारा सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न चेक कीजिए। क्रिस्टलीय जालक में आयोडीन के अणु द्वारा बंधे होते हैं। तो यहाँ हमसे देखिए बल का नाम पूछा हुआ है, किस आकर्षण बंध के द्वारा ये बंधे हुए होते हैं। पहले प्रकार का बल हमें दे रखा है कूलाम बल, जो कि एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, और ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल किसके मध्य पाया जाएगा, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य पाया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मध्य पाया जाएगा। अब देखिए हमें एक ही यहाँ पर प्रकार का तत्व या एलिमेंट दे रखा है आयोडीन, और हम जानते हैं आयोडीन क्या है, अधातु होती है, इसका मतलब इसमें कैटायन और एनायन होना पॉसिबल नहीं है, तो यह कूलाम बल तो नहीं होगा। दूसरे प्रकार का देखें, अब आयोडीन जो है हम जानते हैं इसमें दोनों समान परमाणु हैं, आइसो एटमिक डायटमिक मॉलिक्यूल है। अब चूंकि दोनों परमाणु समान हैं, जिनकी विद्युत ऋणताएं भी समान होती हैं, तो विद्युत ऋणताओं में अंतर 0 होने के कारण प्रेरित आवेश डेल प्लस या डेल माइनस का मान हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएंगे, विद्युत रूप से अध्रुवीय। क्या हो जाएंगे, ये अध्रुवीय। अब चूंकि यह अध्रुवीय है, इसका मतलब द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया भी नहीं होगी, वो तो हमारे HCl जैसे ध्रुवीय अणु में पाई जाती है। सहसंयोजक बंध भी इसमें नहीं पाया जाएगा, क्योंकि I2 एक अणु में ही ये सहसंयोजक बंध है, इसका किसी दूसरे परमाणु के साथ में या अणु के साथ में कोई प्रकार का बंध नहीं होगा, तो यह एक दुर्बल अन्योन्य क्रिया या लंदन बल द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो लंदन बल यहाँ पर आपस में बंधे हुए रहेंगे, और लंदन बल की उपस्थिति के कारण ये हमारा कैसा हो जाएगा, आणविक प्रकार का ठोस हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयोडीन के अणु कौन सा बंध पाया जाएगा, लंदन बल या डिस्पर्सिव फोर्स इसमें पाया जाता है, और इस प्रकार के सॉलिड्स को हम लंदन बल वाले आणविक क्रिस्टलीय ठोसों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रवा या क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित आयन के खाली स्थान को घेर लेता है, तब कौन सा दोष होता है। देखिए चेक कीजिए, हमने कहा कि हमारे पास कैटायन एनायन की एक रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है, यानी एक क्रिस्टलीय जालक अगर हमारे पास में उपस्थित है और इस क्रिस्टलीय जालक संरचना में कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला गया। ठीक है, जब ये ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, धातु धनायन की अधिकता हो गई, धनायन यानी पॉजिटिव आयन एक्सिस में आ गए, धातु धनायन की क्या हो जाएगी, अधिकता। और उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या होगा, कोई धातु आयन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और वो इलेक्ट्रॉन इस ऋणायन की रिक्तिका में जाकर फिट हो जाता है। तो इस ऋणायन की जगह यहाँ पर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित आयन के खाली स्थान को घेर लेता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर हम चेक करें, तो यह इलेक्ट्रॉन कैसा है, यह धातु के आयनिक आकर्षण बल को क्रॉस कर जाता है, परमाणविक आकर्षण बल को चूंकि क्रॉस कर चुका है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा, जैसे ही इसको ऊर्जा मिलेगी, थोड़ी सी ऊर्जा पाकर लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड ऊर्जा अवस्था में यह चला जाएगा, और इस एक्साइटेड ऊर्जा अवस्था से जब यह वापस आएगा, तो विशिष्ट रंग की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसके कारण हमें दिया गया क्रिस्टल किसी स्पेसिफिक कलर का दिखाई देने लग जाता है। तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन वाली जो खाली जगह है, वो किसके लिए, रंग के लिए जिम्मेदार हो जाती है। अब रंग के लिए जिम्मेदार इस फैक्टर को जर्मन भाषा में, कौन सी भाषा में, जर्मन भाषा में फेब्रिजेनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फेब्रिजेनेटर। अब फेब्रिजेनेटर का F होने की वजह से इस प्रकार की जो रिक्तिका है उसको हम कहेंगे F केंद्र, या हम कहेंगे F केंद्र त्रुटि। तो इस प्रकार का दोष जो होगा वो क्या कहलाएगा, F केंद्र हमारा कहलाता है। दैट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा सही रहेगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे हो गए। नंबर 1, ये इलेक्ट्रॉन जो था वो धातु धनायन ने अपना एक्सिस वाला इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, यानी विलयन क्या, ये हमारा क्रिस्टल क्या हो गया, विद्युत रूप से फिर से उदासीन हो जाएगा। अब इस F केंद्र में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा अवशोषित करके एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से और वापस से ग्राउंड स्टेट में आने का काम करेगा, जिससे हमारा ये जो क्रिस्टल है वो विशेष रंग का दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इस रंग का दिखाई देने की वजह से जर्मन भाषा के शब्द फेब्रिजेनेटर से हमने यहाँ पे ओरिजिनेट किया F, और इस
इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन के इस केंद्र को हम क्या कह देते हैं, एफ केंद्र कह देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टलीय जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, चेक कीजिए। देखिए हम अगर याद करें तो हमारे पास आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 14 जिसमें हमारे कार्बन परिवार के सदस्य आते हैं, तो यहाँ पर एक एलिमेंट होता है जो हमारा कहलाएगा जर्मेनियम। अब ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं ये कैसे होते हैं, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं। क्योंकि यह कार्बन फैमिली से बिलोंग करेगा, इसका मतलब बाह्यतम कोश में कितने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास उपस्थित होंगे। अब हमसे कहता है कि अगर हम इसमें पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें, पंच संयोजी का मतलब हम इसमें 15वें वर्ग का तत्व जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी, नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट मिला दें, तो देखिए आर्सेनिक या एंटीमनी अगर हम मिलाएं तो इनके बाह्यतम कोश में कितने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो जर्मेनियम के 4 एटम बंद बना लेंगे, लेकिन ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो आर्सेनिक के पास में है वो कैसा हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन या लोन इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जो बंद बनाने में भाग नहीं लेता। अब जब यह बंद बनाने में भाग नहीं लेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें चालकता का मान बढ़ जाता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों तो पहले क्या थे, अर्धचालक थे जब ये प्योर या शुद्ध अवस्था में थे, लेकिन अब हमने इसमें क्या किया, 15वें वर्ग का एलिमेंट, 15वें वर्ग का सदस्य जैसे फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी मिला दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन आधिक्य में थे। क्या आधिक्य में थे, इलेक्ट्रॉन आधिक्य में थे। और इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए इस प्रकार इन दोनों के मिलाने से जो अर्धचालक बनता है उसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण इसको अपन कहेंगे एन प्रकार का अर्धचालक। ध्यान रहे, फिर से हम चेक करें, ये हमारा क्या कहलाएगा, एन प्रकार का अर्धचालक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं हो, एन का मतलब ये नहीं कि ये जो हमारा अर्धचालक बना है उस पर ऋणावेश है, नहीं, होते तो ये हमारे उदासीन प्रकार के ही हैं। लेकिन धारावाहक कण यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज कैरिंग पार्टिकल होते हैं, आवेश को ले जाने वाले कण हैं, और आवेश को ले जाने वाले कण होने की वजह से ये क्या कहलाएगा, एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। तो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई तो कौन सा, एन प्रकार के अर्धचालक का निर्माण हमारा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना चाहिए। अपमिश्रण का अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको अपन डोपिंग भी कह देते हैं। तो किस प्रकार के अर्धचालक, किस प्रकार की अशुद्धि को इसमें डोप करेंगे, तो देखिए हमने कहा सिलिकॉन और जर्मेनियम, फिर से वही 14वें वर्ग के तत्व, और इसमें अगर हम 13 ग्रुप के एलिमेंट, 13वें वर्ग के एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इनको मिलाएं तो इनके बाह्यतम कोश में कितने 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होंगे, 1, 2 और 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होता, तो उसकी जगह क्या बन जाएगी, ये रिक्तिका या खाली जगह बन जाती है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ साझा कर लेते हैं, लेकिन ये एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से यह नियर बाई सिलिकॉन के साथ में साझा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, देखो इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन की न्यूनता वाली इस जगह को हम कह देते हैं होल। क्या कहते हैं, होल। और इस होल को कैसा माना जाता है, इस होल को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मानी जाती है, और इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी है तो कैसा माना जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज या धनावेशित माना जाता है। अब चूंकि हम इसको पॉजिटिवली चार्ज कह रहे हैं तो पॉजिटिव का पी यानी कि किस प्रकार का अर्धचालक हो गया, प्योर सिलिकॉन तो हो गया हमारे पास में नेज या शुद्ध प्रकार का अर्धचालक, और इसमें हमने 13वें वर्ग का सदस्य मिलाया तो ये आपका हो गया पी प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हमें कौन से वर्ग का सदस्य, 13वें वर्ग का सदस्य मिलाना पड़ा, जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कितनी संयोजकता हो जाएगी, 3 संयोजकता हमारी हो जाएगी। तो 3 संयोजकता वाले पदार्थ को हमें यहाँ पर मिश्रित करना होगा। तो चेक कीजिए, जब हमें प्योर अर्धचालक यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन सा 13वें वर्ग का सदस्य बोरॉन एल्यूमिनियम मिलाया तो पी प्रकार का अर्धचालक बन गया, और 15वें वर्ग का सदस्य यानी फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी मिलाया
तो n प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। और सारे के सारे अर्धचालक क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। अब p और n कहने से ये पॉजिटिव और निगेटिव नहीं हो जाते, इन पे ओवरऑल आवेश तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर धारावाहक कणों को माना जाता है होल, जिनको अपन पॉजिटिव चार्ज कह देते हैं। और 15वें प्रकार के अशुद्धि मिलाने पर धारावाही कण हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन नेगेटिवली चार्ज अर्धचालक या एन प्रकार का अर्धचालक कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो देखिए मैंने अभी अभी आपको कहा पी प्रकार का अर्धचालक मतलब सिलिकॉन या 14वें वर्ग का जो तत्व है उसमें हमने 13वें वर्ग के पदार्थों को अशुद्धि के रूप में मिलाया, एल्यूमिनियम और गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया। तो होल की अधिकता है, किसकी अधिकता है? होलों की अधिकता है। होलों की अधिकता की वजह से आपने इसको कहा पी प्रकार का अर्धचालक, लेकिन होते कैसे हैं ये? ओवरऑल ये विद्युत उदासीन होते हैं, इन पे किसी प्रकार का कोई आवेश यहाँ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? धातुएं यानी इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये क्या होंगी? विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। जैसे ही हम इन्हें किसी एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन उच्च विद्युत विभव से निम्न विद्युत विभव की तरफ बहना शुरू कर देंगे और यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो आपसे यही पूछा हुआ है कि यहाँ पर आपको 4 ऑक्साइड दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है? तो हम कहेंगे CrO2 क्रोमियम 4 ऑक्साइड जो है वो विद्युतीय गुण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ बोथ थर्मल यानी टेम्परेचर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ताप और विद्युत के सुचालक कौन होते हैं? तो देखो जितने भी हमारे पास में आयनिक ठोस हैं या धात्विक ठोस हैं, ये सारे के सारे आयनिक या धात्विक ठोस, ये सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस ताप और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनके अलावा ग्रेफाइट ये हमारा सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो देखो हीरा ये तो कार्बन का ही अपर रूप है, सहसंयोजक ठोस है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट ये एक्सेप्शन है, सहसंयोजक ठोस होते हुए भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है? अब देखो आयनिक ठोस हमसे कहा तो हम कहेंगे यहाँ पर अवयवी कण हो जाएंगे धनायन और ऋणायन, यानी आयन यहाँ पर अवयवी कण होंगे जिनके मध्य में कौन सा बंध? आयनिक बंध पाया जाएगा। इनका गलनांक जो है वो उच्च होता है। गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। और ये ठोस अवस्था में, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में कुचालक इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें पिघला दें तो मॉल्टन स्टेट यानी गलित अवस्था में, या फिर हम इनका किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके विलयन बना दें तो गलित अवस्था या विलयन अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर हो जाते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी किसकी होंगी? आयनिक ठोसों की होंगी। अब हम चेक करें, ये ब्रिटल, अब क्रिस्टलीय ठोस हैं तो विषमदैशिक भी हो जाएंगे। अन्योन्य क्रिया में अत्यधिक प्रबल बल यानी आयनिक बंध इनमें पाया जाता है। और गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान दर्शाते हैं। नहीं, अगर हम इनको तापमान देकर के ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं, ठोस से द्रव में बदलने का मतलब हमने इनको क्या किया? गला दिया, पिघला दिया या लिक्विड स्टेट में ला दिया। तो जैसे ही हम इनको लिक्विड स्टेट में लाएंगे, इनके आयन जो परस्पर जालक ऊर्जा द्वारा बंधे हुए थे वो जालक ऊर्जा द्वारा बंधे हुए आयन मुक्त हो जाएंगे और विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करना शुरू कर देंगे, जिससे इनकी चालकता का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ चालकता का मान बहुत कम नहीं होकर के बहुत अधिक होता है। तो गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत अधिक मान अगर ये होता तो ये क्रिस्टलीय आयनिक ठोसों का करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता। तो यहाँ नहीं हमसे पूछा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आद्य घनीय यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमको कहा गया है।
बीसीसी काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल हमसे कहा गया है, और एफसीसी यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका हमसे कहा गया है। तो इनकी एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी? अब चूंकि यह घनीय निकाय है, तो घनीय निकाय के 8 कोनों पर अगर कण पाया जाए तो यह सिंपल क्यूबिक होगा, जहां हम जानते हैं एक कोने का योगदान कितना हो जाएगा, 1 कॉर्नर इज इक्वल्स टू 1/8 पार्ट। तो टोटल कितने कॉर्ने हैं? 8। तो टोटल अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी 8 × 1/8 यानी एक पार्टिकल एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रेजेंट हो जाएगा। अगर बीसीसी की बात करें तो यहाँ पार्टिकल होगा 8 कोनों पर प्लस एक काय केंद्र पर। तो देखो कोने का कंट्रीब्यूशन तो अभी हमने कहा ये हो जाएगा 8 × 1/8 पार्ट, प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1 पार्ट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 अवयवी कण बीसीसी में हमारे उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार अगर एफसीसी की हम बात करें तो यहाँ आपके पास हो जाएंगे अवयवी कण 8 कोनों पर प्लस 6 फलक केंद्रों पर। 6 फलक केंद्रों पर। एक कोने का कंट्रीब्यूशन वही 1/8 भाग, और 6 फलक केंद्रों के लिए हम कहेंगे 1/2 भाग कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो टोटल अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी 4। तो क्रमशः आद्य घन के लिए कितना? 1 अवयवी कण, बीसीसी के लिए कितना? 2 अवयवी कण, और एफसीसी के लिए कितना? 4 अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एचसीपी और बीसीसी संरचनाओं में संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी जिसको अपन बोलते हैं क्रमशः कितनी होती है? तो देखिए एचसीपी 3D की अगर हम बात करें तो एचसीपी 3D की पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाली है 74%। वहीं बीसीसी की अगर हम बात करें, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 68% होती है। ऐसे ही अगर हम एफसीसी या सीसीपी घनीय निकाय की बात करें तो उसकी संकुलन दक्षता भी एचसीपी के बराबर 74% होती है, लेकिन अगर हम सरल घन के लिए कहें तो यह 52% के आसपास होती है, अबाउट 52.04% हो जाती है। तो हमसे एचसीपी और बीसीसी पूछा है, दैट मीन्स रिस्पेक्टिवली 74% और 68% हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 68% बीसीसी के लिए होती है संकुलन दक्षता, और खाली जगह का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। ऐसे ही 52.4 किसका? सरल घन का हमारा होता है, और 48% उसकी खाली जगह की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। लेकिन हमसे संकुलन दक्षता पूछी है तो एचसीपी या एफसीसी के लिए कितनी हो जाती है? 74, और बीसीसी के लिए हो जाएगा 68%। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रम है। तो संकुलन क्षमता का सही क्रम सबसे ज्यादा किसकी होगी? एफसीसी की। कितनी? 74%। उसके बाद बीसीसी की कितनी? 68%। उसके बाद सरल घन की कितनी? 52%। ठीक है, तो 74 यानी सबसे ज्यादा, तो एफसीसी की संकुलन दक्षता सबसे ज्यादा होगी, और सरल घन की सबसे कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? देखो घनत्व में कमी आती है। अब घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अगर घनत्व कम होता है इसका मतलब द्रव्यमान में कमी आएगी। अगर द्रव्यमान कम होगा तो हम क्या कहेंगे कि भाई कोई अवयवी कण क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं। क्रिस्टल जालक को छोड़ देते हैं। छोड़ देने का मतलब क्रिस्टल जालक को छोड़कर वहां से बाहर निकल जाते हैं। अगर अवयवी कण क्रिस्टल जालक को छोड़कर वहां से बाहर निकल जाते हैं तो क्या होगा? क्रिस्टल जालक के द्रव्यमान में कमी आ जाएगी, आयतन लगभग कांस्टेंट रहता है, जिससे घनत्व के मान में भी कमी आ जाएगी। और ऐसा किस प्रकार की त्रुटि में होता है? शॉर्टकी प्रकार की त्रुटि में हो जाता है। शॉर्टकी में क्या होगा? जैसे हमारे पास में कोई आयनिक क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायनों की लगातार व्यवस्था पाई जाती है, तो अगर कोई धनायन क्रिस्टलीय जालक को छोड़कर उससे बाहर चला जाता है तो उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन भी क्रिस्टलीय जालक को छोड़कर बाहर चला जाएगा। तो देखिए धनायन और ऋणायनों की यहाँ पर क्या हो गई? डेफिशिएंसी या कमी हो गई, तो कुल द्रव्यमान घट जाएगा, इससे घनत्व के मान में भी कमी आ जाएगी।
शॉर्ट की प्रकार का दोष घनत्व में कमी के लिए जिम्मेदार होगा। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, यहाँ धनायन क्रिस्टलीय जालक को छोड़कर नहीं जाता, छोटे आकार का धनायन अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है, यानी कि रहता क्रिस्टलीय जालक में ही है, इसलिए यहाँ घनत्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। एफ केंद्र में क्या हुआ था कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणायन की जगह ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी जगह ले रहा है, ऋणायन की जगह ले लेता है और वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो इसको हमने नाम दिया था एफ केंद्र। और अंतराकाशीय दोष या अंतराली दोष जो है वो सहसंयोजक प्रकार के क्रिस्टलों में हमारे पाया जाता है। तो घनत्व में कमी किसकी वजह से होगी, शॉर्ट की दोष की वजह से हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस दोष को डिस्प्लेसमेंट दोष या विस्थापन दोष भी कहा जाता है। अब देखिए, विस्थापन दोष का मतलब यहाँ से आयन निकल करके अपनी जगह छोड़कर चला जाएगा, तो फ्रैंकल दोष को हम क्या कहेंगे, विस्थापन दोष कह देते हैं। क्या होगा कि छोटे आकार का धनायन जो होता है वो अपनी जगह छोड़कर कहाँ, अंतराकाश में, अंतराकाशी रिक्तिका में, जो वेकेंट स्पेस है जो आयंस के बीच में क्रिस्टलीय जालकों के मध्य में बन जाता है, उस अंतराकाशी रिक्तिका में चला जाता है। तो फ्रैंकल दोष जो है उसको अपन क्या कहेंगे, विस्थापन दोष भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपमिश्रण। अपमिश्रण को हमने क्या कहा, डोपिंग भी कह देते हैं, यानी हमारे पास में एक सब्सटेंस है ए, उसमें हमने अल्प मात्रा में कोई दूसरा पदार्थ भी मिला दिया, तो कौन सा बन गया, डोपिंग या अपमिश्रण हमारे पास में हो जाता है। अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास में सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, ठीक है, और इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में मैंने स्ट्रोंशियम क्लोराइड के क्रिस्टल मिला दिए। ठीक है, तो देखो क्लोराइड आयन तो दोनों में समान है, लेकिन जैसे ये सोडियम धनायन, यहाँ क्लोराइड ऋणायन, यहाँ सोडियम धनायन, यहाँ क्लोराइड ऋणायन, ऐसे ही क्रिस्टलीय जालक व्यवस्था में क्या होगा, आयंस जो है वो रिपीटेटिव मैनर में पाए जाएंगे, क्योंकि क्रिस्टलीय जालक है, आयनिक ठोस है, तो अभी कणों की एक रेगुलर पैटर्न पाई जाएगी। तो जब हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे, स्ट्रोंशियम क्लोराइड क्या होगा, तो हम जानते हैं, देखिए स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है वो द्विधनावेशित आयन होता है, तो अब द्विधनावेशित आयन है तो उदासीनता बनाए रखने के लिए, देखो सोडियम पर तो एक ही चार्ज है, तो एक स्ट्रोंशियम धनायन जो सोडियम की एक आयन की जगह काउंटर करेगा, लेकिन उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरा सोडियम आयन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाता है या खाली रह जाता है। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रोंशियम धनायन दो क्लोराइड ऋणायनों को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, तो इससे क्या हुआ कि सोडियम धनायन की एक जगह खाली हो जाती है। तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक दोष यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक दोष यहाँ पर हमारा उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित हो जाता है। धनायन क्या हो रहा है, अपनी रेगुलर स्पेस को छोड़ करके अंतराकाशीय अवकाश में चला गया, तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकल दोष कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, AgBr, याद रहे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। AgBr ठोस क्रिस्टल किस प्रकार का पॉइंट दोष या बिंदु त्रुटि दर्शाता है, तो देखिए AgBr क्रिस्टल जो है वो शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों ही प्रकार का पॉइंट डिफेक्ट हमें रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय एकक कोष्टिका की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबद्ध ठोस के घनत्व को बदल देती है। और देखो, घनत्व को बदलने का मतलब घनत्व को कम करना हम कंसीडर कर सकते हैं, और अगर घनत्व को कम करेगी तो ये कौन सा दोष हो जाएगा, शॉर्ट की दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन रोक लिए जाते हैं तब त्रुटि क्या कहलाती है। देखिए, तो हमने कहा कि जैसे हमारे पास में एक क्रिस्टलीय जालक है और उस क्रिस्टलीय जालक में विपरीत आवेशित आयनों की एक रेगुलर पैटर्न या नियमित व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर ऋणायन की रिक्ति बन गई, यानी एक ऋणायन अपनी जगह को छोड़कर चला गया, तो जब ये यहाँ से जगह छोड़कर जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, वेकेंट स्पेस या रिक्ति बन जाती है। और इस ऋणायन की रिक्ति में जब इलेक्ट्रॉन रोक लिए जाते हैं, उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसके लिए, स्पेसिफिक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। और जर्मन भाषा के शब्द फैब्रिजिनेटर से हमने इसको ओरिजिनेट किया है,
इसी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, एफ सेंटर या एफ केंद्र कह देते हैं। ये त्रुटि हमारी क्या कहलाएगी, एफ केंद्र त्रुटि कहलाती है। नेक्स्ट देखें, क्रिस्टलों में शॉर्ट की त्रुटि तब प्रेक्षित होती है जब, देखिए शॉर्ट की यानी कि धनायन और ऋणायन जिस अनुपात में हमारे धनायन जाते हैं विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, उसी अनुपात में ऋणायन भी क्रिस्टलीय जालक को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो शॉर्ट की त्रुटि अगर प्रेक्षित होती है तो क्या होगा, जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। देखिए समान संख्या का मतलब उसी रेशो में, जिस रेशो में आपके कैटायन गए हैं, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इक्विवेलेंट रेशो में ऋणायन भी क्रिस्टलीय जालक को छोड़कर चले जाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न थे जो हमने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड इस चैप्टर में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।